मैं इनायत हूँ और आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हों के बारे में खुद ही बताना चाहती हूँ। वो दिन मेरे लिए ऐसे था जैसे हर चीज अचानक मेरे ऊपर गिरी हो। आलम सिकंदर, जिसका नाम सिर्फ अफवाहों में सुना था, सामने बैठा था और मेरी हर हरकत पर नजरें जमाए हुए था। इसने बड़े बेबाकी से पूछा, तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ हो और अपने बच्चे का फीस अदा कर चुकी हो, सही है ना? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरा रंगत सफेद हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान इतना बेशर्म और घटिया रवैया रख सकता है। मैंने इसके चेहरे की तरफ घूर कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? लेकिन इसने मेरी बात को सुनने की जहमत नहीं की और अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाई। वीडियो देखकर मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कोई शख्स इतनी घटिया हरकत कर सकता है। हर लम्हा, हर हरकत मेरे लिए एक खौफनाक हकीकत बन गई थी। वो मेरे करीब आया और मेरे हिजाबी को छूने की कोशिश की और मैं खुद को महफूज रखने के लिए पीछे हटी। मेरे दिल में खौफ और नफरत की मिलीजुली कैफियत थी। मैंने जोर से कहा, मुझे देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इसकी नजरें जो मेरे वजूद को परख रही थी, मुझे बार बार डराती रही। मैं बार बार अपना दुपट्टा सीधा करती रही, लेकिन इसकी तवज्जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर इसने मेरी जाती जिंदगी के बारे में सवाल शुरू किए, जैसे कि वो मेरे दिलो दिमाग में झांक सकता हो। क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आपका शौहर मर गया? और आपका बेटा? मैं घबरा गई, लेकिन हौसले से जवाब देती रही। इसके हर सवाल के पीछे एक इम्तिहान था, ये खौफनाक हकीकत की झलक जो मुझे अंदर से हिला रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने हर बात को ठीक तरीके से बयान न किया तो यह मामला मजीद खतरनाक हो जाएगा। आखिरकार इसने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, इनायत, मैं तुम्हारी बात पर एतबार करता हूँ। तुम्हारी नौकरी पक्की है। मेरे सामने एक चेक रखा गया 15 लाख रुपयों का और साथ ही एक शर्त रखी कि मुझे 1 साल तक इसके बेटे के साथ रहना होगा, बगैर किसी से मिले, बगैर घर से बाहर जाने की इजाजत के। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि यह पैसा मेरे छोटे भाई के इलाज के लिए जरूरी है। मेरा छोटा भाई कैंसर का मरीज था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि इसका इलाज हो सके। यही वजह थी कि मैंने झूठ बोलकर ये नौकरी कबूल की, चाहे ये मेरे लिए कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची जहां एडल्ट का इलाज हो रहा था, मैंने पहली बार एहसास किया कि जिंदगी में कभी कभी इंसान को सख्त फैसले करने पड़ते हैं अपने प्यारों की हिफाजत के लिए। इस दिन मैंने सीखा कि खौफ के सामने हिम्मत और कुर्बानी के सामने सब्र ही इंसान की असल ताकत है। मेरी जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ, जहां मैंने न सिर्फ अपने खानदान के लिए लड़ना सीखा, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत को भी पहचाना। हर दिन, हर लम्हा मैं अपनी हिम्मत को आजमाने लगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं खुद पर यकीन रखूं तो कोई भी मुश्किल मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। अनाया को जब आलम सिकंदर के घर ले जाया गया तो वो सब कुछ देखकर कुछ हिचकिचा रही थी, मगर दिल में एक छुपी हुई हिम्मत भी थी। वहां कई ख्वातीन मौजूद थी जो सब अपने हालात की मजबूरी के तहत बेटे की मां बनने के लिए आई थी, लेकिन अनाया सबसे मुख्तलिफ और हसीन लड़की थी। इसकी खूबसूरती और मासूमियत ने आलम सिकंदर को पहली ही नजर में अपनी तरफ खींच लिया। बाकी तमाम ख्वातीन जो मजबूरी में आई, अनाया के सामने कुछ भी नहीं थी। आलम सिकंदर ने गौर से हर एक की जांच की, लेकिन अनाया की मासूम परकशिश शख्सियत ने इसके दिल को छू लिया। अनाया को पहली नजर में ही अंदाजा हो गया कि वो किसी दबाव या मजबूरी में यहाँ आई है, लेकिन इसके लिए एक अग्रीमेंट तैयार किया गया था जिसके तहत इसे आलम सिकंदर के घर में रहना था। अनाया की मजबूरी और हालात को समझते हुए वो भी तैयार हो गई, क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी अहम जिम्मेदारी सिर्फ अपने छोटे भाई के इलाज के लिए सही रास्ता इख्तियार करना है। जब वो आलम सिकंदर के घर पहुंची तो इसे एक छोटे कमरे में ले जाया गया, जहां इरहम आलम सिकंदर का चंद माह का बेटा रो रहा था। अनाया ने फौरन बच्चे को संभाला और फीडर पकड़ा। वो जानती थी कि बच्चे को फीड करना इसकी औलियन जिम्मेदारी है। जैसे ही इसने दूध पिलाया, बच्चे की हालत में बेहतरी महसूस हुई और अनाया ने दिल ही दिल में सोचा कि ये नन्हा सा वजूद कितना सेहतमंद और मजबूत है।
अनाया ने अपने बैग से दूध का डिब्बा और फीडर निकाला और बच्चे को पिलाना शुरू किया। ये सब कुछ वो अपने भाई के लिए कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो झूठ बोलकर ये नौकरी कबूल कर रही है। बच्चे की देखभाल के दौरान वो कमरे की हर चीज का जायजा ले रही थी। एसी चल रहा था, कमरा ठंडा था और अनाया ने बच्चे पर कंफर्टर डाल दिया ताकि वो आराम से सो सके। अनाया दिल ही दिल में अपने भाई के लिए दुआ करती रही। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसका इलाज 6 माह मुसलसल चलता रहा तो इसे सेहत याबी के इम्कानात है और अनाया ने अज़म कर लिया कि वो ये काम पूरी ईमानदारी और मोहब्बत के साथ करेगी। बच्चा संभालने के साथ साथ अनाया की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ, जहां इसे अपनी जिम्मेदारी और कुर्बानी का हकीकी मतलब समझ आया। यह वक्त अनाया के लिए खौफ और हिम्मत का इम्तिहान था, लेकिन इसने खुद को मजबूत रखा। वो जानती थी कि अगर वो अपने हौसले को कायम रखे तो ना सिर्फ वो अपने भाई की जिंदगी बचा सकती है, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत को भी पहचान सकती है। हर लम्हा, हर छोटा सा अमल इसे ये सिखा रहा था कि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी भी सबसे बड़ी हिम्मत की अलामत होती है। अनाया ने घर के अंदर कदम रखा तो दिल में एक अजीब सा खौफ और दबाव था। वो सोच रही थी कि 6 महीने बाद इसे मजीद 15 लाख का इंतजाम कैसे करना होगा। अपने छोटे भाई के इलाज के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया था और अब बच्चे को हाथ में पकड़ते हुए इसे ये सब कुछ सोचना पड़ रहा था। कमरे में अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक दरवाजा खुला और आलम सिकंदर दाखिल हो गई। अनाया हड़बड़ाकर रुक गई और अपना दुपट्टा सीधा करने लगी। आलम सिकंदर ने बगैर किसी परवाह के इसे घूरते हुए कहा, आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। अनाया के माथे पर लकीरें गहरी हो गई और वो बोली, ये इखलाक के खिलाफ है, दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए था। मगर आलम सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, मिस अनाया, ये इखलाकियत किसी और को सिखाइएगा। अभी आपको 15 लाख दिए गए हैं और मैं यहाँ इस चीज के लिए नहीं आया कि आप मुझे इखलाकियत का सबक पढ़ाएं। अनाया ने अंदर ही अंदर सोचा कि ये शख्स कितना ताकतवर और अपने उसूलों पर कायम है और अब इसे सिर्फ अपने फर्ज पर तवज्जो देनी होगी। कुछ देर बाद गिलासमान जो खाने की तैयारी कर रही थी, उसके हाथों की खाने की डिशेस आई। अनाया को कहा गया कि वो अपने खाने का आगाज टेबल पर करे और आलम सिकंदर के सामने खाएं ताकि बच्चे की सेहत मुतासिर ना हो। अनाया बाहर आई तो टेबल पर गोश्त के सालन, फ्राई आलू और चिकन टिक्का रखे हुए थे। अनाया ज्यादातर सब्जी और दालें खाने की आदी थी, इसीलिए इसने मेहरबानी से कहा, कल दाल भी साथ बना दे, मैं इतना ज्यादा गोश्त और चिकन नहीं खाती। आलम सिकंदर ने जवाब दिया, यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होगा मिस अनाया। ये सुनकर अनाया को अजीब सा लगा, जैसे वो शख्स इसका मालिक बन बैठा हो। वो बोली, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही मिस आलम, आपका मतलब क्या है? आलम सिकंदर ने धीरे से कहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। आपकी खुराक मेरे बेटे की सेहत से जुड़ी है। माँ की अच्छी खुराक बच्चे की सेहत की जमानत होती है और यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुनासिब और सेहतमंद खाएं। इसने कीमा वाला बाउल उठाया और एक चम्मच अनाया की प्लेट में डाल दिया और कहा, यह खत्म कर लें, बाकी बाद में देंगे। अनाया ने एतराज किया कि वो इतना ज्यादा नहीं खाती, मगर आलम सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। आप मेरे बेटे की केयरटेकर हैं और मैं फैसला करूंगा कि आप क्या खाएं, क्या पिएं और कैसे रहें। अनाया के दिल में खौफ और एहतराम का एक अजीब सा इम्तिजाज पैदा हो गया, लेकिन इसने अपने भाई और बच्चे की सेहत के लिए सब्र और तहमील से अपने फर्ज को कबूल किया। वो लम्हा अनाया के लिए एक सबक था कि कभी कभी इंसान को अपनी जिंदगी के हर फैसले में मुकम्मल जिम्मेदारी और अज़म के साथ खड़ा होना पड़ता है और दूसरों की ख्वाहिशात या ताकत के सामने हौसला नहीं खोना चाहिए। ये दिन अनाया के लिए सिर्फ खौफ और दबाव का नहीं, बल्कि ताकत, हिम्मत और कुर्बानी का भी एक अहम सबक साबित हुआ। अनाया के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना ताकि इसके भाई का इलाज शुरू हो सके। अगर अभी इसने सही कदम ना उठाया तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। वो अग्रीमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोच रही थी, बस दस्तखत करके चेक लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अब वो चुपचाप नजरें झुकाए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। आलम सिकंदर ने नैपकिन अपनी घुटनों पर रखा और धीरे से कहा, मिस अनाया, खाना शुरू करें। अनाया ने सोचा कि अगर वो रोटी के साथ खीमा खाएगी तो शायद इसके बाद कुछ भी ना खा सके, इसलिए इसने चम्मच उठाया और सब्जी के साथ खाना शुरू किया। मगर खीमा बहुत ज्यादा था
और चम्मच के साथ भी इसका पेट तेजी से भर गया। तभी आलम सिकंदर ने अनाया की प्लेट में गोश्त का सालन डाला और साथ रोटी पकाई। इसने धीरे से कहा, अब ये खाए। अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं मजीद नहीं खा सकती प्लीज। लेकिन आलम सिकंदर ने अपनी सख्त मगर गैर मुतक़ा दलील पेश की। मिस अनाया, पूरी रात मेरा बेटा आपके लिए खा रहा है, आपके सीने से जुड़कर आपको भी बर्दाश्त करनी होगी। इसका अंदाज अनाया के लिए अजीब और बेहद खौफनाक था। वो नीचे के दांत दबाते हुए इसे देख रहा था और अनाया को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की नजरें इतनी शदीद महसूस हुई कि वो कांपने लगी। हर नजर जैसे इसके अंदर एक छुपी हुई तमन्नाई को झिंझोड़ रही थी और अनाया ने महसूस किया कि वो इस दबाव के सामने बेबसी की कैफियत में है। अनाया ने दिल में हिम्मत जमा की और खड़ी हो गई। आलम सिकंदर ने फौरन कहा, बैठे मिस अनाया प्लीज, आधी रोटी तो खा ले। मैं मुलाजमिन से कह दूंगा कि दूध का गिलास आपके कमरे में रखवा दिया जाए ताकि मेरे बेटे की देखभाल के दौरान आप कमजोर ना हो। अनाया फौरन कमरे में वापस चली गई, दिल में सोचते हुए कि ये एक आसान सा काम है जो वो कर लेगी। लेकिन 4 घंटों में आलम सिकंदर की गैर मुतक़ा कमांडर और सख्त नजरें अनाया की जिंदगी में एक नया दबाव पैदा कर गई थी। वो बड़ी बेचैन थी और दिल में यह ख्याल आ रहा था कि शायद इसने कोई गलत फैसला कर दिया है। हर लम्हा एक इम्तिहान बन गया था और अनाया को एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी में फैसले इतने पेचीदा और मुश्किल हो जाते हैं कि इंसान को अपनी पूरी ताकत और हौसले को इस्तेमाल करना पड़ता है। अनाया के दिल में एक अजीब सा मिलाजुला एहसास था। वो सोच रही थी कि आलम सिकंदर इस पर अभी से अपनी मर्जी नाफाद कर रहा है, हालांकि इसने कभी इसके साथ इस बारे में बात नहीं की थी और वह एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था इसे बिल्कुल मालूम नहीं था। हर लम्हा जब वो देखती कि आलम इसके खाने पीने उठने बैठने हत्ता के सोने जागने पर भी नजर रखे रहे हैं तो इसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अनाया के दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इसे अपनी जिंदगी के फैसले करने की भी आज़ादी कम महसूस हो रही है। रात के 12 बजे इरहम फिर से रोने लगा और अनाया की आंख खुल गई। वो फौरन अपने बैग से फीडर निकालकर पाउडर दूध तैयार करके इरहम को पिलाने लगी। बच्चे ने दूध पीने के बाद दोबारा सुकून से सो लिया। अनाया ने फीडर को साफ करके दोबारा बैग में रख दिया ताकि सब कुछ साफ सुथरा और मंजिम रहे। रात में वो दुपट्टा पहनकर सोने की आदत नहीं रखती थी, इसलिए नाइट सूट पहनकर जो ढीला सा ट्राउजर और शर्ट था, वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से शावर लिया और कमरे में वापस आकर लेट गई। हालांकि एसी चल रहा था लेकिन नहाने के बाद इसे बहुत सुकून महसूस हुआ और चंद मिनटों में आंख लग गई। सुबह 6 बजे इरहम के रोने की आवाज ने अनाया की आंख खोल दी। इसने फौरी फीडर तैयार किया, बच्चे को दूध पिलाया और पैम्पर तब्दील किया। इरहम अपने सीने से जुड़कर दोबारा सो गया। लेकिन अनाया की आंख खुलते ही वो हड़बड़ा गई क्योंकि कमरे में आलम सिकंदर मौजूद थे और अपनी तेज नजरें इस पर मरकूज करके बैठे थे। अनाया ने फौरन दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश की। आलम सिकंदर की मुस्कुराहट और बेबाकी भरी नजर ने अनाया को और ज्यादा खौफजदा कर दिया। अनाया ने हिम्मत जमा करते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आलम सिकंदर ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, रात को मैंने कहा था ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। अनाया ने सख्त लहजे में कहा, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ कि आप बगैर दस्तक के मेरे कमरे में आ जाए, मुझे यह हरगिज कबूल नहीं। फिर जल्दी से उठकर सोफे से अपना दुपट्टा उठाया और खुद पर लपेटा। आलम सिकंदर ने धीरे से कहा, मैं बस ये पूछने आया था कि रात को आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई और इरहम ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? अनाया ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आइंदा आप बगैर दस्तक के नहीं आएंगे। आलम सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर इसने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, रात को दूध पिलाया था आपने? अनाया ने कहा, जी नहीं, मुझे रात को दूध पीकर सोने की आदत नहीं है। आलम ने धीरे से कहा, तो फिर आदत डालें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की देखभाल में कोई कमी रहे। अनाया ने अंदर ही अंदर सोचा कि यहाँ हर लम्हा एक इम्तिहान है, हर अमल, हर हुक्म, हर नजर इसे अपनी जिम्मेदारी और कुर्बानी का एहसास दिला रही थी। इसने महसूस किया कि कभी कभी इंसान को अपने खौफ और दबाव के बावजूद भी सब्र और हौसले से अपने काम को करना पड़ता है और यही असल ताकत और कुर्बानी की पहचान है। अनाया के दिल में एक अजीब सा तरफ छा गया था जब आलम सिकंदर ने पूछा, अनाया, और औरत ताज़ा दूध से बच्चे को भी फीड कर सकती है, क्या ये दुरुस्त है? अनाया का दिल जैसे धड़कने से रुक गया।
इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का मकसद क्या था और वो कुछ भी जवाब देने से खासे थी। गुस्से और बेबसी के साथ इसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन आलम सिकंदर की बेबाकी भरी नजरों ने इसके दिल को मजीद दबा दिया। वो जानती थी कि यहाँ कुछ भी गलत जवाब देना इसके लिए खतरनाक हो सकता है। आलम सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा, खैर, अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, वरना मुझे जबरदस्ती आपके हाथ से बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा। यह सुनकर अनाया के दिल में खौफ और परेशानी का एहसास बढ़ गया, लेकिन वो खामोश रही। जैसे ही आलम कमरे से बाहर गया, अनाया ने फौरन अपने कपड़े बदलकर इरहम को नहलाया, साफ सुथरा कपड़ा पहनाकर बेड पर लिटा दिया। बच्चा खेलने लगा और अनाया की परेशानी कुछ कम हुई, लेकिन ज़हीन में मुसलसल दबाव था कि आलम सिकंदर के सख्त अहकाम और बेजार निगरानी के तहत इसकी जिंदगी किस हद तक महदूद हो चुकी थी। दिन गुजरता गया और अनाया की परेशानी बढ़ती गई। आलम सिकंदर हर बात पर नजर रखता, दिन में कई बार पूछता, आपने बच्चे को फीड कब किया? आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती? ये सब बातें अनाया के लिए दबाव बढ़ाने वाली थी। वो मुसलसल नर्वस रहती। 1 महीने बाद डॉक्टर ने फोन किया और अनाया को हॉस्पिटल आने को कहा, क्योंकि इसके भाई की तबीयत बिगड़ रही थी। रात के खाने के दौरान अनाया ने आलम सिकंदर को बताया कि इसे हॉस्पिटल जाना है। आलम सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। अनाया ने जवाब दिया, मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे 3 से 4 घंटे की छुट्टी चाहिए। आलम सिकंदर के माथे पर बल पड़ गई। इसने सख्त लहजे में कहा, सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी मिल सकती है और बस 1 घंटे के बाद ड्राइवर आपको ले जाएगा। अनाया के दिल में एक धचका सा लगा। वो चाहती थी कि शायद वो पूछे कि भाई हॉस्पिटल में क्यों है और इसकी हालत कितनी खतरनाक है, ताकि शायद वो पैसे दे दे। लेकिन आलम सिकंदर ने एक बार भी ये नहीं पूछा, बस हॉस्पिटल की छुट्टी का हुक्म देकर चला गया। अनाया हॉस्पिटल पहुंची और भाई को देखकर दिल हल्का हुआ, मगर वो बहुत कमजोर और बेहाल लग रहा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर अद्वियात और इंजेक्शन वक्त पर ना दिए जाएं तो इसकी हालत मजीद खराब हो जाएगी। अनाया ने अपने दिल में दुआएं की और भाई को समझाने की कोशिश की। फरहान ने बेज़ारी से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, खुदा के लिए मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अनाया ने धीरे से कहा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो तुम्हें ले जाती, लेकिन अभी तुम्हारी देखभाल यही बेहतर है, तुम ठीक हो जाओगी। तभी इसका फोन बजा। ड्राइवर की कॉल आई और अनाया जान गई कि 1 घंटे की छुट्टी खत्म होने वाली है। दिल धड़क रहा था और इसके ज़हीन में सिर्फ एक ही सोच थी, भाई की जिंदगी के लिए हर लम्हा अहम है और इसे हर कीमत पर हालात से नबर्द आजमा होना है। अनाया अपने भाई के हालत को तसल्ली देते हुए वापस आई। इरहम के रोने की आवाज़ फौरन इसके कानों में पड़ी और वो जल्दी से बच्चे को गोद में लेकर पीटर पिलाने लगी। कुछ देर के खेल और मोहब्बत भरी निगाह के बाद बच्चा सुकून से सो गया, लेकिन रात के वक्त अनाया को लगा जैसे कोई इस पर नजरें जमा रखकर देख रहा है। आंख खोलते ही कमरे का अंधेरा इसके आंखों में आया और वो महसूस कर सकती थी जैसे किसी के हाथ की उंगली धीरे धीरे इसके गर्दन पर लगी हो। एकदम अनाया ने चीख के उठकर हाथ मारा और लैंप ऑन किया। सामने आलम सिकंदर खड़े थे, नाइट सूट पहने, और इनकी आंखें कुछ अजीब सी गुलाबी चमक लिए हुए थी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खौफ और हैरत में वो फौरन खड़ी हो गई और कहने लगी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आलम सिकंदर ने धीरे से कहा, बस नींद नहीं आ रही थी, और अनाया के करीब आकर इसके चेहरे पर बिखरे बाल अपनी शहादत की उंगली से पीछे करने लगे। अनाया ने झटके से इसका हाथ पीछे किया और गुस्से से बोली, ये क्या बदनीयती है? जाइए बाहर और अपना कमरा लॉक करके सोया करें। आलम सिकंदर मुस्कुराकर बोला, ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें 1 साल के लिए एडवांस पैसे दिए हैं, तुम जा नहीं सकती। इसकी बातें अनाया के लिए खौफ और हैरत का सबब बन रही थी। वो आगे बढ़ते हुए पूछने लगा, जवानी में तुम्हारे शौहर की कमी महसूस होती होगी। अनाया ने सख्त लहजे में कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आलम सिकंदर ने गहरा सांस लिया और अपनी बात जारी रखी, मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। इस उम्र में जज्बात को ख्वाबों में रखना मुश्किल होता है। दिल चाहता है कि कोई तुम्हें तस्कीन पहुंचाए, मीठी बातें करें। मेरी बीवी ने तलाक ले ली और इरहम के पैदा होने से पहले हर ताल्लुक खत्म कर दिया। फिर ईद के बाद शादी भी कर ली। औरत मर्द के बगैर नहीं रह सकती और मर्द भी औरत के बगैर। आज मुझे अपनी बीवी की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। मैंने सोचा शायद तुम जाग रही होगी और तुम्हें भी ये कमी महसूस हो रही होगी। अनाया ने सख्त लहजे में कहा, तमीज से बात करें।
फजूल और गैर जरूरी बातें मत करें। आलम सिकंदर ने हंस कर कहा, ओके ओके, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो ये अहम बात कर लेते हैं। तुम्हारे भाई की हालत, वो कैंसर का मरीज है ना? अनाया का दिल एकदम धड़कने लगा। वो जानती थी कि अब इसके सामने ना सिर्फ अपने भाई की जिंदगी बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और महदूद इख्तियारात की एक बड़ी हकीकत खुल रही है। मैं अपने भाई की हालत पर फिक्रमंद थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर इलाज के लिए पैसे न मिले तो वो कैसे बच पाएगा। इसी कश्मकश में मैंने इरहम को फीडर से दूध पिलाया और इसे आराम से सोने दिया, मगर जैसे ही कमरे में अंधेरा छा गया मुझे लगा किसी की नजरें मेरे ऊपर हैं। आंख खुली तो आलम सिकंदर मेरी तरफ खड़ा था, नाइट सूट में, और इसकी नजरों में एक अजीब सी शिद्दत थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं फौरन इसे खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने गुस्से से कहा, मगर वो बस मुस्कुराते हुए करीब आया। मेरे चेहरे पर बिखरे बाल पीछे किए, जिस पर मैंने झटके से इसका हाथ पीछे किया और कहा, ये क्या बदतमीजी है? जाए। इसने मेरी बात पर कान न धरा और धीरे से कहा, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि रात को तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये शख्स मेरा एहसासात और हुदूद की परवाह नहीं कर रहा। फिर वो सवाल करने लगा, तुम्हारा भाई कैंसर का मरीज कैसे है? तुम्हारे पास इलाज के पैसे हैं या नहीं? मैंने झुंझलाकर जवाब दिया, हाँ, मगर ये मेरा ज़ाती मसला है। वो दोबारा करीब आया और अपनी शर्त रख दी, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई के इलाज के तमाम अखराजात उठाऊं तो ये काम करो, मुझसे निकाह कर लो। मेरी जान में जैसे आग लग गई। मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरा मंगेतर सऊदी अरब गया हुआ है। 1 साल में वापस आएगा और मैं इसी से शादी करूंगी। अपने भाई का इलाज अपने पैसे से करवाऊंगी। मेरे इनकार ने इसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच दी, मगर मैंने अपने हौसले को मजबूत रखा। आलम सिकंदर की नजरें धीमी धीमी मेरे अंदर घुस रही थी और इसने धीरे से कहा, तुम शादीशुदा एक बच्चे की माँ हो और अपने बच्चे को तुमने संभाला। अब मुझे दिखाओ कि सब कुछ सच है। मैंने अपने दिल की धड़कन संभाली और बोली, यह सब मेरे भाई के लिए है और यह हकीकत है कि मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। मगर इसकी ताकतवर मौजूदगी और मोबाइल की स्क्रीन पर वो वीडियो जिसने मेरे होश उड़ा दिए, मेरे हौसले को हिला कर रख दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, लेकिन मैं खुद से वादा कर गई कि मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगी और अपनी इज्जत को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसी लम्हे मैंने अपने आप को मजबूत करते हुए सोचा, मैं मजबूर हूँ, मगर मैं किसी के सामने झुकूंगी नहीं। ये सब मेरे भाई की जिंदगी के लिए है और मैं अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को अबूर करूंगी। मैंने इरहम को गोद में लिया, इसे प्यार से सहलाया और दिल में यह अज़म किया कि चाहे हालात कैसे भी हो, मैं अपनी इज्जत और अपने खानदान की जिंदगी के लिए हर कदम संजीदगी से उठाऊंगी। अनाया की दिल की धड़कन तेज थी और इसकी जान जैसे निकल रही हो। आलम सिकंदर ने अपने गले में हाथ डालकर इसका दुपट्टा पकड़ा और कहा कि वो देखना चाहता है कि वो क्या कर रही है। अनाया ने फौरन इसका हाथ पीछे झटका, क्योंकि इसे मालूम था कि इसके कमरे में कैमरा लगा हुआ है और वो इरहम को डिब्बे से दूध पिलाते हुए वीडियो भी दिखा चुका था। आलम सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा कि चूंकि वो शादीशुदा एक बच्चे की माँ है, फिर इसके बेटे को डिब्बे का दूध क्यों पिला रही है? और ये 15 लाख में दी गई रकम एग्रीमेंट के तहत धोखे की सूरत में 30 लाख की रकम वापस करने के लिए थी। इसने इनायत को 24 घंटे की मोहलत दी, या 30 लाख वापस करे या मुझसे निकाह करे, और निकाह की सूरत में वो अपने भाई के इलाज का खर्च उठाएगा। इनायत का चेहरा शर्म और खौफ से सुर्ख हो गया और वो दिमाग से अटकी रही कि इसका सच इतनी जल्दी कैसे सामने आ गया। इरहम के रोने की आवाज ने इसकी तवज्जो वापस कर दी और इसने डरते डरते ही बच्चे को दोबारा डिब्बे का दूध पिलाया और बेड पर सुला दिया। जब वो बाहर आई तो आलम सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, चेहरे पर गंभीर मुस्कुराहट के साथ, ये जानते हुए कि अनाया आखिरकार खुद आकर माफी मांगेगी। अनाया ने हिचकिचाते हुए एतराफ किया कि सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इसने एग्रीमेंट गौर से नहीं पढ़ा और कैमरे की मौजूदगी का इसे इल्म नहीं था। वो आजिजी से कह रही थी कि सिर्फ इसलिए डिब्बे का दूध पिला रही थी क्योंकि आलम ने कहा था कि वो कमजोर है और अपने शौहर के साथ महदूद वसाइल की वजह से न अपने पेट को भर सकी और न बच्चे का। इसने मजीद वजाहत की कि इसका मकसद सिर्फ बच्चे को सही तरह फीड करवाना था, लेकिन हालात की मजबूरी में वो इतनी एहतियात नहीं कर सकी। आलम सिकंदर ने इसकी बातों को सुनकर
सख्त लहजे में कहा कि धोखा देना आसान काम नहीं और सजा भुगतना पड़ती है, और इसके सामने वो अब दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ी है। अनाया रोते हुए वजाहत करती रही कि वो किसी भी तरह आलम सिकंदर के बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, और हकीकत में इसका मकसद सिर्फ और इसकी देखभाल करना था, न कि किसी किस्म की चाल या धोखा देना। अनाया ने अपने भाई के इलाज के लिए खुद को मजबूर महसूस करते हुए साफ डिब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो बस किसी तरह बात बनाकर आलम को समझाना चाहती थी, मगर हकीकत ये थी कि आलम हर कदम से बाखबर था। सर से पांव तक इसे घूर कर देखने के बाद आलम सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा कि अच्छा, मगर कैसे मानूं? तुमने मेरी मर्जी के बगैर कदम उठाया, और अब 24 घंटों के अंदर मेरे 30 लाख वापस करो या फिर मुझसे शादी करो। इसके बाद वो अनाया के करीब आकर इसके चेहरे का बगौर मुआयना किया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी लड़की, अगर तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारा पहला शौहर तो यकीनन तुम्हारा दीवाना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे हक में ही फैसला करोगी। ये कहकर वो वहां से चला गया और अनाया वहां गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी, क्योंकि इसके पास ना तो भाई के इलाज के लिए पैसे थे और ना कर्जा उतारने का जरिया। वो जानती थी कि अगर वो आलम से शादी कर लेती तो ना सिर्फ इसके भाई का इलाज मुफ्त हो जाता, बल्कि बाकी खर्चे भी माफ हो जाते। ये गहरी सांस लेते हुए इसने फैसला किया कि वो आखिरकार अपने मंगेतर से राबिता करे, जो हमेशा मोहब्बत और मदद के बड़े बड़े दावे करता रहा था। फोन पर बात करते हुए वो रोने लगी और कहने लगी कि इसे 30 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि इसका भाई शदीद बीमारी में मुब्तला था और इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मगर फोन अचानक बंद हो गया और वो समझ गई कि इसका मंगेतर इसकी मदद नहीं कर सकता। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और अनाया गुमसुम सी बैठी थी, अपने मुस्तकबिल की परेशानियों में डूबी हुई, जबकि आलम की नजरों में वो शदीद तड़प और बेचैनी देख रही थी। ये एक ऐसी शिद्दत जो इंसान के अंदरूनी जज्बात को बेख्तियार खुलकर जाहिर कर देती थी। आलम सिकंदर अपनी नफरत और कशमकश के जज्बात के बावजूद अनाया के करीब बैठ गया और कहने लगा, क्या खूब रिचा, अब तक फैसला नहीं कर पाए? 3 साल का इंतजाम हो गया है क्या? अनाया इसे यूं अपने करीब देखकर हड़बड़ा गई, हर तरह से मजबूर और उलझी हुई थी, क्योंकि इसने पहले ही अपने हालात और एग्रीमेंट के तहत कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इसके बाद जब आलम ने पूछा कि इसका प्लान क्या है, तो अनाया ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि वो मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर वो अपने बेटे की जरूरियात पूरी करती है तो साथ ही अपने भाई के इलाज के लिए भी इसकी मदद करे। अनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं आपसे निकाह कर लूं तो क्या मेरे भाई का इलाज करवाएंगे? आलम ने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भाई सेहतयाब होकर घर लौटेगा। ये सुनकर अनाया ने ये और गहरी सांस खारिज की और शादी के लिए हामी भर ली, जिस पर आलम की आंखों में ऐसी चमक जाग गई जैसे इसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। अगले ही रोज अनाया दुल्हन के रूप में बैठी, सफेद रंग के फ्रॉक में, दुपट्टे को इंतहाई सादगी के साथ अपने गले में लपेटकर। जब आलम कमरे में आया और इसे दुपट्टे के साथ देखा तो इसके माथे पर बल पड़ गई। वो एक नजर अनाया को देखकर बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो, मगर ये क्या? दुपट्टे को सामने से हटाओ। अनाया के दिल में खुशी और अस्तरब की मिली जुली कैफियत थी, क्योंकि ये लम्हा न सिर्फ इसके भाई के इलाज के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया था, बल्कि इसके अपने जज्बात और फैसलों की कड़ी भी थी, जो इसने बड़ी कुर्बानी और समझबूझ के साथ इख्तियार की थी। दुल्हन ने दुपट्टे को अपने कानों से पीछे करते हुए आलम की हिदायत मान ली। जब वो आगे बढ़कर खुद इसका दुपट्टा सेट करने लगा तो अनाया ने थोड़ी सी सर पिटाई और बोली, प्लीज, शादी नहीं हुई, जब तक निकाह नहीं हो जाता हम तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। आलम मुस्कुरा उठा और कहने लगा, चलो वैसे तो वो इंतजार कर लेते हैं जी। ये कहकर दोनों मौलवी साहब के पास आकर बैठ गए, जहां चंद गवाबान भी मौजूद थे, जिनके सामने ये कबूल और रस्मी अमल मुकम्मल किया गया। अनाया ने गहरी सांस लेते हुए दुआ की के और आंखों से आंसू गिरे। इसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी इज्जत और वजूद का सौदा कर रही है, जबकि आलम के चेहरे पर खुशी थी। वो तो पहले ही अनाया को देखकर अपना सब कुछ हार बैठा था। जैसे ही मेहमान घर से गए, इरहम रोने लगा, जिस पर आलम ने कहा, जाओ पहले इरहम को चुप कराओ और प्लीज आज इसे जल्दी से सुला दो। सुहागरात का सुनकर अनाया घबरा गई, क्योंकि ये वो लम्हा था जिसके बारे में वो जानती थी कि अभी तक वो बिल्कुल महफूज है और किसी मस से छुआ तक नहीं गई। वो इरहम को बेदिली से सुलाने लगी
लेकिन बच्चा सोने का नाम भी नहीं ले रहा था। आलम 3 बार दरवाजे के पास आकर देखा और हर बार इसे घूरता रहा। आखिरकार कुछ देर बाद इरहम सो गया। रात के 11 बज चुके थे। अनाया ने वक्त देखकर सोचा कि आलम भी अब तक सो ही गए होंगे और इसने फैसला किया कि वो इरहम के साथ ही सो जाएंगी ताकि आलम को बहाना दे सके कि वो बच्चे के साथ थी और यूं रात का पहला सुकून हासिल कर सके। इनायत जैसे ही कंप्यूटर पर आराम से लेटी हुई कुछ कर रही थी और इसकी आंखें आधी बंद थी, तभी इसके सर के ऊपर लटकती हुई इसकी सलवार की तरह के दुपट्टे के साये के साथ आलम सिकंदर एक बार फिर करीब आ खड़ा हुआ। करीब खड़े होकर इसने धीरे से इसके गले के करीब अपनी निगाहें दौड़ाई और इनायत फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इसकी घबराहट और बेबसी देखकर आलम को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे इसके लिए यह मंजर खुद एक खेल और फतह का लम्हा हो। कमरे में छोटे कैमरे की मौजूदगी और इसके निस्ब होने का इल्म ना होने के सबब इनायत को यह नहीं पता था कि इसकी हर हरकत नजर में है। इसकी बेखबरी और खौफ आलम के लिए एक तरह की ताकत बन गया था। जैसे ही आलम ने कदम बढ़ाए, इनायत के अंदर बेचैनी और असरब की लहर दौड़ गई। वो चाहती थी कि वो कुछ बोले, लेकिन जबान बंद हो गई। दिल चाहा कि कुछ हकीकतें खोलकर बता दे, मगर ये खौफ हर बार इसे रोक रहा था। इनायत दुपट्टा सीने से लपेटकर बैठ गई और आलम इसके करीब आकर बैठ गया। इसने धीरे से कहा, तुम तो पहली बार दुल्हन बनी हो। मैं जानता हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि पहली बार दुल्हन कैसे बैठती है। तुम्हें भी किसी ने पहले तुम्हारी तारीफ की होगी, तुम्हारे शौहर के बारे में भी कुछ बताया होगा। इनायत ने अंदर ही अंदर सोचा कि ये सब करना सिर्फ इसके खौफ को बढ़ाने और इसे काबू में रखने की कोशिश है। आलम की आंखों में यह खास चमक थी जो इनायत के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। इसके करीब बैठते ही इनायत के कदम बेख्तियार पीछे हटे और वो थोड़ी सी घबराकर बोली, सर प्लीज, ये सब कुछ मुनासिब नहीं। अभी तो शादी नहीं हुई, निकाह तक आपको मुझसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। आलम मुस्कुराकर बोला, चलो वैसे तो और इंतजार कर लेते, लेकिन देखो तुम्हारे खौफ और शर्म ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया है। फिर दोनों ने मौलवी साहब के सामने बैठकर निकाह की रस्म में कार्रवाई मुकम्मल की। चंद गवाह भी मौजूद थे और सबके सामने इनायत ने अपनी राज़ीमंदी जाहिर की। इनायत की आंखों से खुशी और खौफ के आंसू गिरने लगे, जैसे वो अपनी इज्जत का सौदा कर रही हो और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हो। मेहमानों के जाने के बाद इरहम रोने लगा तो इनायत ने फौरन इसे गोद में उठाया और सुकून देने की कोशिश की। आलम बार बार दरवाजे के पास आकर देख रहा था, लेकिन इनायत ने खुद को मजबूत रखा और अपने बेटे के लिए हर चीज की जिम्मेदारी कबूल की। रात के करीब जब इनायत इरहम के साथ सो रही थी, इसके दिल में एक मिली जुली कैफियत थी, खौफ, अस्तरब और थोड़ी सी उम्मीद भी कि शायद इसके फैसले से सब कुछ बेहतर हो जाए। आलम की नजरें मुसलसल इस पर थी और इनायत को इसकी शिद्दत और शिद्दत पसंदाना शख्सियत महसूस हो रही थी। इसे अंदाजा था कि यह रात इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है और इसका हर फैसला इसके और इसके भाई के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। आलम ने इनायत का मखमली हाथ थामकर अपने लब इस पर रख दिए और फिर निगाह उठाकर इसके चेहरे पर डाली। इनायत की लरसती हुई पलकें, हिचकिचाते होंठ और संभल न पाने वाली बेचैनी देखकर इसका दिल मचल गया। धीरे से वो बोला, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर तो कोई भी मर्द पागल हो सकता है। ये कहते हुए इसने अपना हाथ इनायत की गर्दन पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे मसलने लगा। इनायत की बेकरारी में मजीद इजाफा हुआ। वो तेज तेज सांस लेने लगी और इसके दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। आलम की नजरें इनायत की गर्दन से नीचे इसके जिस्म के किनारों पर सरकती रही और फिर किसी एक जगह रुक गई, जैसे वो हर जज्बे को परख रहा हो। हल्के से मुस्कुराकर आलम बोला, वैसे एक औरत के सीने से इसका निस्वानी जज्बा झलकता है और तुमने तो इसका दूर दूर का कोई असर ही नहीं दिखाया। शादी के बाद अक्सर लड़कियां अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो से निखर जाती हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता था या फिर तुम्हारी मेहनत और काम की मसरूफियत ने तुम्हें इसके लिए वक्त ही ना दिया? आलम जानबूझकर ये बातें कर रहा था ताकि इनायत से सच निकलवा सके, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि ये लड़की दरअसल शादीशुदा नहीं बल्कि कुंवारी है। इनायत ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, आप बार बार मेरे साबिक शौहर की बात क्यों कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बीवी हूँ और आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं।
आलम ने इसे तहमिल से घूरते हुए जवाब दिया, अपनी हद में रहो। ये मत भूलो कि 30 लाख रुपए और तुम्हारे भाई के इलाज के बदले मैं तुम्हें अपने निकाह में ले आया हूँ। ना जाने और कितने लाख या करोड़ तुम्हारे भाई के इलाज पर लगेंगे, इसलिए अब खामोश रहो, आवाज नीचे रखो। इनायत के दिल में खौफ और अस्तरब की लहर दौड़ गई। एक तरफ आलम की ताकत और शिद्दत और दूसरी तरफ इसका भाई जिसका इलाज इसी रकम पर मुनहसिर था, इसे अंदर से तोड़ रहा था। वो जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और हर फैसला इसकी जिंदगी और अपने भाई की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। इसने मुस्कुराकर कहा, हटाओ ये दुपट्टा। अनाया खामोशी से दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख गई। आलम ने फिर नरमी से कहा, अपनी फ्रॉक की जिप को आहिस्ता आहिस्ता खोलो, लूज करो। इसके लहजे में शौकी और तसल्लुत दोनों थे, जैसे हर लफ्ज में एक छुपी हुई ताकत झलक रही हो। अनाया घबराकर अपना हाथ जिप की तरफ बढ़ाने लगी और धीरे धीरे इसे खोलना शुरू किया। अभी वो कुछ और करने ही वाली थी कि आलम के जज्बात पर काबू नहीं रहा और वो करीब आ गया। इसकी गर्दन के करीब अपना लब लाया, गोया इसे पूरी तरह अपने अंदर शामिल करना चाहता हो। वो इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में भरकर अपनी शिद्दतें इस पर लुटा रहा था। अनाया के दिलो दिमाग में खौफ और बेचैनी का एक अजीब मिला जुला एहसास था। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ एक गैर वाज़ा सुकून भी महसूस कर रही थी। इसकी रगों में खून तेज दौड़ने लगा और वो अपने आप को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। कुछ लम्हों के बाद जब आलम अपनी शिद्दतों को मजीद बढ़ाना चाहा तो अनाया ने खौफज़दा होकर आंखों में आंसू भर लिए। इसने आलम को देखा और कांपते लहजे में सरगोशी की, प्लीज सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मगर आलम ने अपने लब इसके लबों पर रखकर इसे खामोश करवा दिया। रात भर वो अपनी शिद्दतें इस पर निछावर करता रहा और अनाया बस बेजान सी बिस्तर पर पड़ी रह गई। सुबह के तकरीबन 8 बजे जब आलम की आंख खोली तो वो देखता है कि अनाया अभी भी इसकी बाहों में सो रही थी। इसके मुंह से बस एक ही अल्फाज निकले, हैरत। वो लड़की जो इसके सामने है शादीशुदा नहीं थी और वो खुद इसकी जिंदगी में पहला मर्द था। बिस्तर की चादरें इस बात की गवाही दे रही थी कि इस लड़की ने कोई साबिक ताल्लुक नहीं रखा। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा वजूद दर्द और शर्म से टूट रहा था। गुज़िश्ता रात के तजुर्बात ने इसे अंदर से तोड़ दिया था और आलम समझ रहा था कि शायद ये एक माँ की बेटी है, लेकिन हकीकत में वो अभी तक अनजान, मासूम और बेतजुर्बा थी। ये सब कुछ अनाया के लिए बिल्कुल नया और अजीब सा महसूस हो रहा था। बेड की चादर को देखकर इसे अंदर से अफसोस सा हुआ। शर्म और तकलीफ ने इसके दिल को जकड़ लिया। वो अपने आप को सिमट कर बैठ गई, जैसे हर लम्हा इसके अंदर की बेचैनी बढ़ रही हो। वो हरकत करना चाहती थी मगर आलम ने फौरन इसे पकड़ लिया, इसके बाजू से हल्का सा खींचकर अपने करीब कर लिया और धीरे से कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें इजाजत दी कि बैठो, उठो, कुछ भी करो। अनाया ने दर्द और शर्म के मारे कहा, प्लीज मुझे छोड़े, दर्द हो रहा है, मुझे दवा लेने दो। मगर आलम ने इसे अपने करीब खींचकर कहा, अब भी अगर सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मजीद तकलीफ दूंगा, समझ रही हो ना? बताओ तो मुझे हकीकत क्या है। छुपाने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। अनाया ने गहरी सांस खींची और रुकते हुए कहा, पूरी रात आपने मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाई है। आप खुद तो बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको पता नहीं चला कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं गैर शादीशुदा हूँ। झूठ बोलकर मैं अपने बेटे के लिए इस घर में आई क्योंकि मुझे अपने इकलौते भाई का इलाज करवाना था। मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं था। मैंने सोचा कि बच्चे का ख्याल रखूंगी और साथ में मेरे भाई का इलाज भी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं बेवा हूँ। आलम के माथे पर बल पड़ गए मगर साथ ही साथ इसकी खुशी की इंतहा भी नहीं थी। एक तरफ इसके अंदर गुरूर और ताकत का एहसास था तो दूसरी तरफ दिल खुशी से झूम रहा था। वो अनाया को देखकर सोच रहा था कि ये लड़की वाकई कितनी दिलकश और नाजुक है। ये कैसे मर्द के लिए जो कुंवारी लड़की से शादी करके खुशी महसूस करे। अनाया जैसी औरत इसके लिए एक नेमत थी। अनाया ने ताजगी महसूस करते हुए बाहर कदम रखा और एक नजर अपने आप को देखा।